नादरीन, आज फिर एक मरतबा अडयाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की मुलाकात ना करवाने का दिन है। हालांकि गुज़िश्ता हफ्ते जब इमरान खान साहब की बहनें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत और कारकुन वहां मौजूद थे तो ये कहा गया इंतज़ामिया की जानिब से कि अगले हफ्ते इमरान खान साहब से ज़रूर आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। और ये यकीन दहानी होने के बाद रात गए उन्होंने अपना धरना ख़त्म कर दिया। आज फिर इमरान खान साहब की बहनें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब की बहनों की इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। मसला ये है कि इमरान खान हार मानने को तैयार नहीं है और वो जालिम को जालिम कहने से बाज नहीं आ रहे। यानी वो ये साफ कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब ने ये किया, आसिम मुनीर साहब ने वो किया, ये अपने इक्तदार और ताकत के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो वो इमरान खान साहब टारगेट करते हैं आसिम मुनीर को डायरेक्टली, और ये बात आसिम मुनीर साहब को पसंद नहीं है। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फिर इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर देती है। यह है सादी कहानी। अब इसमें इंतजामिया को इस्तेमाल किया जाता है, पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है, जेल के अमले को इस्तेमाल किया जाता है और ताकत का इस्तेमाल किया जाता है कि मुलाकात ना करवाई जाए। तो इमरान खान साहब की बहनों ने ये 2 हफ्ते पहले कहा था कि 10,000 लोग तो हमारे साथ जाएं कम से कम अडयाला जेल के बाहर, ताकि हुकूमत के ऊपर दबाव हो। अब कराची में तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकल आए, हैदराबाद में भी निकल आए। क्या यहां पंजाब से इतने बड़े पैमाने पे लोग निकलेंगे और निकलकर अडयाला जेल जाएंगे? तो आज के दिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मरतबा फिर इम्तिहान है। खास तौर पे जो पंजाब से अरकान असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका, और जो ओहदेदारान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनका। लोग तो आ जाते हैं लेकिन अरकान असम्बली का आना जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा से भी अरकान असम्बली को आना चाहिए। इमरान खान साहब की बहनों का देखे पॉलिटिक्स में तो इंटरेस्ट है ही नहीं, उनका वो काम ही नहीं है। जब इमरान खान वजीर आजम था, जब इमरान खान के पास इतना बड़ा ओहदा था, तब उन्होंने कोई पॉलिटिक्स नहीं की, कोई मुदाखलत नहीं की, कोई फायदे शायदे उन्होंने नहीं उठाए। ये सारा पाकिस्तान जानता है, वरना आज वो भी जेलों में होते। यानी वो तो जेलों में डालने का तो बहाना ही चाहिए ना। अगर इतनी सी चीज भी मिल जाती तो जेलों में डाल देते। तो उन्होंने कोई ना सियासत पहले की है तो ना आइंदा करनी। उनका मामला अपने भाई तक है। इमरान खान साहब कोई कॉल दे देते हैं तो वो एहतजाज करने आ जाती हैं, या इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए वो अडयाला जेल जरूर पहुंचती है। इमरान खान साहब की एक बहन है नौरीन खानम साहिबा, उन्होंने इस हवाले से एक स्टेटमेंट भी जारी किया है और अपने जाती ट्विटर हैंडल से उन्होंने जारी किया है। ये हसन नियाजी की वालदा भी है। उन्होंने कहा गुज़िश्ता 3 माह से इमरान खान को मुकम्मल कैद तन्हाई में रखा गया है। तन्हाई में कैद रखना ना सिर्फ पाकिस्तान के आइन और कवानीन के तहत गैर कानूनी है, बल्कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक की भी खुली और संगीन खिलाफ वर्जी है। बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक तन्हाई में कैद को वाज़े तौर पर तशद्दुद की एक शक्ल करार दिया गया है। इसके बावजूद इमरान खान को उनके इंतहाई बुनियादी और कानूनी हुकूक से भी महरूम रखा जा रहा है। कानून के तहत हर मंगल को 6 अहले खाना और 6 वकला को इमरान खान से मुलाकात का हक हासिल है। ये उनका आईनी और कानूनी हक है। अदालत ने ऑर्डर भी दिया हुआ है। कल बरोज मंगल यानी आज के दिन में दोपहर 1 बजे आपसे अपील है कि अडयाला जेल के बाहर खत्म कुरान में हमारे साथ शामिल हो, जिसके बाद नमाज असर के बाद इज्तिमाई दुआ की जाएगी। ये दुआ इमरान खान, बुशरा बीबी और उन तमाम अफराद की रिहाई के लिए है जो अब भी गैर कानूनी और जालिमाना कैद का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान भर और दुनिया भर के तमाम बाशऊर अफराद से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:30 पर इज्तिमाई दुआ में शरीक होकर जुल्म के खिलाफ और इंसाफ के हक में अपनी आवाज बुलंद करने की उन्होंने इस्तदा की है। तो जनाब, ये इमरान खान साहब की बहन का स्टेटमेंट है। देखते हैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या इमरान खान साहब के फॉलोअर्स कितनी बड़ी तादाद में अडयाला जेल के बाहर पहुंचते हैं। पंजाब में फसाइयत बहुत ज्यादा है, जुल्म बहुत ज्यादा है, लोगों को बहुत ही मारा है इन्होंने। अडयाला के बाहर से अब तक सैकड़ों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सिर्फ रावलपिंडी डिवीजन में हजारों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसके बावजूद लोग निकल कर आ जाते हैं। तो आज हम देखेंगे और फिर शाम को आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल वहां पे बनी है। दूसरा नादरीन, सारे के सारे तज्जियाकार और हुकूमती अरकान ये रल मिल के सारे सुहेल अफरीदी को पै गए। इससे एक बात तो साबित हुई, तो कराची में सुहेल अफरीदी ने जो भी किया अपने साथियों के साथ मिलकर, या कराची ने जिस किस्म का रिस्पॉन्ड किया है, उसने हुकूमत की और हुकूमत को चलाने वालों की और उनके हैंडलर्स की नींदें हराम की है। तो मैंने आपको जैसे कि कल बताया था कि इन्होंने एक मीटिंग की फौरी तौर पे, और मीटिंग में तय किया कि सुहेल अफरीदी को दीवार से लगाया जाए, कराची की उनकी कामयाबी को बिल्कुल कामयाबी ना बनने दिया जाए और नए इशू की तरफ मामला मोड़ा जाए। तो सुहेल अफरीदी के चंद स्टेटमेंट्स को लेकर उसको सियाको सबाक से हटाकर
اس کے اصل معنی کہیں اور رہ گئے اور انہوں نے تجزیہ کاروں کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، اور یہ کام ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کروایا اور چند دانشوروں کے ذریعے سے انہوں نے اس کو ایک الگ شکل دے دی۔ وزراء آ گئے، انہوں نے آگے اس کے اوپر پریس کانفرنسیں شروع کر دی اور رولا ڈال دیا، جناب یہ تو پاکستان کے دشمن ہیں، یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ وہ ہے۔ دیکھیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹی ٹی پی کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ کوئی ایک ہی چیز ہے۔ عمران خان صاحب کے دور میں اگر یہ ایک ہی چیز ہوتی تو کیا عمران خان صاحب کے دور میں تحریک طالبان پاکستان کالعدم رہتی یا نہ رہتی؟ عمران خان کے دور میں تحریک طالبان پاکستان کالعدم ہی تھی، اس کے اوپر پابندی جاری رہی۔ عمران خان نے کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا کہ ان کو لے کر آؤ واپس، اور عمران خان یہ نہیں کہتا کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کرنے ہیں۔ عمران خان یہ کہتا ہے جو لوگ دہشت گردی سے متاثر ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، جو لوگ دہشت گردی سے تنگ ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں۔ دہشت گردوں سے کون مذاکرات کرتا ہے؟ جس نے ہتھیار اٹھایا ہوا ہے، جو پاگل پن کا شکار ہے، جو بم دھماکے کرتا پھر رہا ہے، جو انسانوں کو قتل کر رہا ہے، اس سے کون بے وقوف مذاکرات کرے گا؟ بھی مذاکرات تو ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو دہشت گردی سے متاثر ہو رہے ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں، اور یہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو اور تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ساتھ بٹھانا چاہیے، جیسا کہ سہیل آفریدی نے بٹھایا تھا، ایک جرگہ کیا تھا جس سے بڑی خبریں نکل کر آئی تھی، اور وہ انہوں نے جو جرگے کی تفصیلات ہیں وہ حکومت کے ساتھ شیئر بھی کی، لیکن ابھی تک کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی۔ سہیل آفریدی اگر 2 دن پنجاب میں آ جاتا ہے یا 3 دن کراچی میں چلا جاتا ہے تو پاکستان کے میڈیا پہ رولا پڑ جاتا ہے کہ جناب خیبر پختونخوا میں چھوڑ کے، بھئی وہاں کابینہ کام کر رہی ہے، وہاں سسٹم کام کر رہا ہے، ایک وزیر اعلیٰ زیادہ ٹائم اپنے صوبے میں گزارتا ہے، وہاں کام کرتا ہے، ایک دن کا کچھ حصہ کبھی کبھی وہ آ کر اڈیالہ جیل کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے کہ میری ملاقات کا دن ہے، میری ملاقات کرواؤ۔ اس کے بعد 2 دن یہ شخص پنجاب میں گیا اور 3 دن یہ شخص کراچی میں گیا، تو رولا انہوں نے ایسے ڈال دیا جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ حالانکہ دوسری طرف جو ٹک ٹاکر ہے وہ ایک ایئر فورس کا طیارہ لیتی ہے، اور ایئر فورس کا جو طیارہ خصوصی پرواز ہے اس کے ذریعے سے اپنے بچے، داماد، ملازم، رشتہ دار، میک اپ آرٹسٹ، وہ پتہ نہیں کون کون سارے پکڑ کے، کبھی جاپان، کبھی جناب کون سا ملک، کبھی سینٹرل ایشیا، کبھی مڈل ایسٹ، کبھی یورپ، کبھی لندن، کبھی لیٹن امریکہ۔ ان کی تو بریکیں نہیں لگ رہی، جہاز کا رکشہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ وہاں کوئی نہیں پوچھتا کہ جناب ہفتے 1.5 ہفتے کے ٹور قوم کے پیسوں پہ لگ رہے ہیں، وہاں کوئی سوال نہیں پوچھتا۔ دوسری طرف ایک وزیر اعلیٰ اکانومی کلاس میں اپنے خرچے پہ جاتا ہے ایک اور صوبے میں، اور وہاں جا کے ایک پولیٹیکل موو کرتا ہے، پاکستانیوں کو نجات دلانے کی کوشش کرتا ہے، جو پاکستان میں اس وقت جبر، ظلم اور فسطائیت ہو رہی، جو ایک جعلی مینڈیٹ پہ حکومت بٹھائی ہوئی ہے، اس کے خلاف جب وہ آواز اٹھاتا ہے تو اس کے اوپر سارا میڈیا چیختا ہے، بولتا ہے۔ لیکن دوسری طرف جب راج کماری جاتی ہے، پورا ٹبر لے کے، ملازموں کو لے کے، خادماؤں کو لے کر، اور وہ دنیا کے کئی ملکوں میں جا چکی ہے اب تک، اور کئی دن کے ٹورز، ہفتے 1.5 ہفتے کے ٹورز کر کے آتی ہے، تب کوئی سوال ہی نہیں پوچھتا، تب کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ وہ اپنے ساتھ چیف سیکرٹری کو بھی لے جاتی ہے سامان اٹھانے کے لیے، وہ چیف سیکرٹری بیچارہ پیچھے ملازموں کی طرح پھر رہا ہوتا ہے، وہاں کوئی سوال نہیں اٹھاتا۔ یہاں جناب سارے سوال اٹھا رہے ہیں، حالانکہ وہ چیف سیکرٹری کو بھی چھوڑ کے گیا، آئی جی کو بھی چھوڑ کے گیا، سارے بیوروکریٹ کو چھوڑ کے گیا کہ جناب آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ یہ ایک بڑی عجیب و غریب اور ایک منافقت ہے پاکستان کی میڈیا کی، جو پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں پاکستان کا میڈیا دکھا رہا ہے۔ اب کور کمانڈر کو جو خط لکھا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کی جانب سے کہ آئیں اور آ کر بریفنگ دیں سیکیورٹی کے معاملات پہ، اس پہ 2 الگ رائے پیدا ہو گئی۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ طریقہ کار غلط استعمال کیا گیا، یہ ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہو سکتا، جناب آپ کو وزارت دفاع سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، یعنی وفاقی حکومت سے رابطہ کرتے وزارت دفاع کے ذریعے سے یہ بریفنگ کا بندوبست کیا جاتا، تو آپ نے ٹھیک چینل استعمال نہیں کیا، کچھ لوگ یہ شکوہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف شیر علی ارباب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آئین کے مطابق ہے، سپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین ہے تمام اداروں کو، اور جو ادارے آپریٹ کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر وہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے اور ان کو بلا سکتا ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے۔ لیکن دیکھیں پاکستان میں کون سا کام طریقے کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اگر کور کمانڈر نے ملنا ہے وزیر اعلیٰ سے تو کیا وہ وزیر اعظم کا فون کروا کے یا وفاق کے تھرو وزارت دفاع کا لیٹر بھجوا کے ریکویسٹ کر کے ایسے کر کے آ کے ملتا ہے؟ نہیں، وہ ڈائریکٹ فون کرتے ہیں، جناب ملنا چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ سے، تو وزیر اعلیٰ کا آفس کہتا ہے آؤ جی مل لو۔ تو یہی ہو رہا نا پاکستان میں، تو کوئی بھی چیز قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہو رہی، اور اتنی ایمرجنسی صورتحال ہے، خیبر پختونخوا میں آگ لگی ہوئی ہے، ایک دہشت گردی چل رہی ہے،
एक कोर कमांडर को कहा है कि आओ और आकर ब्रीफिंग दो, बताओ यहां चल क्या रहा है। तो ये तो कोई गलत मुतालबा नहीं है अवामी मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से, और इसके ऊपर आकर ब्रीफिंग जरूर दी जानी चाहिए। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ना दी जाए। नाज़रीन, एक और पाकिस्तान में कट्टा खोला हुआ है सबने मिलकर, और सहाफियों के जरिए ये कट्टा खोला गया। कुछ सहाफी इस कट्टे को खोलते हैं, कुछ इसको बांध देते हैं। कुछ कहते हैं जी एक नया वंडर बॉय लाया जाएगा, कुछ कहते हैं जी कोई नया वंडर बॉय नहीं आएगा, कुछ कहते हैं जी शहबाज शरीफ को चंद महीने का टाइम मिल गया, शहबाज शरीफ की छुट्टी होने वाली है, लिहाजा नया वजीर आजम लाया जाएगा उसके बाद, या कोई कौमी हुकूमत बना दी जाएगी। ये सब आपको बेचने के लिए सौदा है, ये तवज्जो भटकाने की कोशिश है। ये सारे ना एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। आसिम मुनीर को शहबाज शरीफ जैसा वजीर आजम मिल ही नहीं सकता। ऐसा शानदार खुशामदी वजीर आजम जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर भी नाम लिया, वो नहीं मिल सकता शहबाज शरीफ को, सवाल ही पैदा नहीं होता। आसिम मुनीर को ऐसा वजीर आजम नहीं मिलेगा, जो मर्जी चिराग लेके ढूंढे इतना खिदमत गुजार आदमी नहीं मिलेगा, तो इसको क्यों छोड़ेगा वो। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ को आसिम मुनीर जैसा आर्मी चीफ भी नहीं मिलेगा कि 17 सीटों से उठा के वजीर आजम पाकिस्तान बना दिया, और ना सिर्फ 17 सीटों से उठा के पहले वजीर आजम पाकिस्तान बनाया, फिर उसके बाद आहिस्ता 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 करके सादा अक्सरियत भी दिलवा दी, और अगर इसी तरह हालात रहे तो ये 2/3 अक्सरियत भी दिला देंगे। तो शहबाज शरीफ को ऐसा, ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये एक दूसरे के बगैर सांस भी नहीं ले सकते, क्योंकि इन सबको डर है कि इमरान खान और इमरान खान का क्राउड इनको खा जाएगा। तो इमरान खान से बचना है तो इन्होंने एक दूसरे के पीछे छुपना है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इन्हीं सियासतदानों के पीछे छुपना है, और इन्हीं सियासतदानों ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सहारे चलना है। इसके अलावा इनके पास रास्ता कोई नहीं है। अब ये वंडर बॉय कहां से आएगा? भाई वंडर बॉय कहता है, कोई बंदर बॉय कहता है, कोई कहता है जी लफंडर बॉय कहता है, कोई जनाब मुझे अभी मैं एक और डंगर बॉय भी सुन रहा था मैं। ये सारे काम डंगरों वाले ही हो रहे हैं पाकिस्तान में। ये जोन सा मर्जी बॉय ले, पाकिस्तान नहीं चलना इनसे। ये अगर पैसे मांग तांग के इकट्ठे भी कर लेंगे ना, अवाम को पीस के, अवाम का खून और पसीना नचोड़ के, ये पैसा छीन के इकट्ठा भी कर लेंगे ना, तो ये पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी जो हैं वो ये नियत कर चुके हैं कि इनके साथ नहीं चलना हमने। पाकिस्तानियों को ये शक्लें ही पसंद नहीं है। जब पाकिस्तानियों को ये लोग पसंद ही नहीं है, पाकिस्तानियों ने इन्हें रिजेक्ट किया हुआ है। थोड़े दिन पहले मैंने आसिम मुनीर को और इमरान खान साहब का एक सर्वे करवाया था। मैं ये कहता हूं जो सबसे तगड़ा अकाउंट है ना एस्टेब्लिशमेंट का, वो भी सर्वे करवा कर देख ले, इमरान खान का मुकाबला आसिम मुनीर, तो आपको लग पता जाएगा कि 5% लोग भी नहीं खड़े होंगे। 28,000 में से हमें सिर्फ 2 बंदे मिले थे मेरे अकाउंट पे। 28,000 वोटों में से सिर्फ 2 बंदे मिले थे जिन्होंने पसंद किया था आसिम मुनीर को, बाकी बंदे इमरान खान को पसंद कर रहे थे। तो ये सर्वे आप खुद करवा के देख लें, इदारा करवा कर देख लें। तो लोगों ने जिन लोगों को रिजेक्ट कर दिया ना, जिस हुकूमत को रिजेक्ट कर दिया, जिन शक्लों को रिजेक्ट कर दिया, उनके साथ लोग अब नहीं चलने के। लोग पाकिस्तान से पैसा भी निकाल कर लेकर जा रहे हैं, लोग खुद भी पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। नाज़रीन देखें वक्त कैसा बदलता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब डिजिटल मीडिया की कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शिरकत की और उससे उन्होंने खिताब भी किया। एक वक्त हमारे उलमा इकराम ये समझते थे कि तस्वीर बनाना हराम है, वीडियो बनाना हराम है। आज डिजिटल मीडिया की कॉन्फ्रेंस में उलमा इकराम की जो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनके लीडर शिरकत कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब, कैसे वक्त बदलता है। तो उन्होंने कहा 27वीं तरमीम ने यह बता दिया है कि अब जंग नजरियात की नहीं है बल्कि अथॉरिटी की है। एस्टेब्लिशमेंट अपनी गिरफ्त मजबूत कर रही है। अब फैसले पिंडी में होंगे और कानून साजी इस्लामाबाद में होगी। कुर्सी पर बैठे हुक्मरान डमी भी हैं और सिर्फ गालियां खाने के लिए बैठाए गए कि गालियां इनको पड़ जाएं, असल जिम्मेदार कोई और है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, एक और बात की कि क्या दुनिया में कहीं होता है कि किसी को जिंदगी भर के लिए कानून से मुस्तस्ना करार दे दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को मुस्तस्ना करार नहीं दिया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने अपने आप को मुस्तस्ना करार नहीं दिया। आज किसी शख्स की पाकिस्तान से वफादारी की कोई कीमत नहीं जब तक कि वो उनका वफादार ना हो जाए। उनका मतलब एस्टेब्लिशमेंट का, उनका मतलब उन्हीं लोगों का जो चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान उनकी वफादारी करे, पाकिस्तान का वफादार हो या ना हो। पीपल्स पार्टी ने एक रोला डाल दिया नाज़रीन, अजीबोगरीब किस्म का। वो ये कहते हैं जी बड़ा स्याह दिन है, बड़ा प्रॉब्लम हो गया, आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बगैर कोई ऑर्डिनेंस। देखिए ऑर्डिनेंस का एक तरीका होता है, ऑर्डिनेंस जब भी आता है ना तो वो सदर के दस्तखत के बाद वो मंजूर हो जाता है। तो इन्होंने हुकूमत ने एक जारी कर दिया, सदर के दस्तखत के बगैर ही उन्होंने ऑर्डिनेंस मंजूर कर दिया कि जनाब ये आ गया और नाफजुल अमल हो गया। तो पीपल्स पार्टी ऐसे हसास बन गई जैसे कि वो सचमुच इक्तदार में है
ओ भाई जिनकी हुकूमत है, जिनके पास ताकत है, वो जाने उनका ऑर्डिनेंस जा रहे, आप ना 3 में ना 13 में, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। जाली फार्म 47 पे आप सबको एमएनए बनाया हुआ है, जाली फार्म 47 के ऊपर आपकी हुकूमतें खड़ी हुई हैं, मैंडेट आपके पास है नहीं है। ये तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के आपको पाउंड होकर पीने चाहिए, उनके जूते चाट के साफ करने चाहिए, जिन्होंने आपको बदतरीन शिकस्त के बावजूद इक्तदार में लाके बिठा दिया है। और अब आप नखरे कर रहे हैं कि जनाब हमारे दस्तखत नहीं होंगे तो ऑर्डिनेंस नहीं होगा। अपनी औकात के अंदर आपको रहना चाहिए। अभी जरदारी साहब को एक झटका देंगे ना वो, तो जरदारी साहब कहेंगे जी बिल्कुल ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल छोटा मोटा पीपल्स पार्टी ने किया, हुकूमत ने भी हल्का फुल्का किया। ये तवज्जो भटकाने की कोशिशें होती है कि जनाब हम तो आपस में लड़ रहे हैं, जनाब वजीर आजम खतरे में है, ताकि कोई तहरीकी खड़ी ना हो। यानी जब भी हुकूमत लोगों को खतरे में लग रही होती है ना, तो लोग कहते हैं ठीक है, आप ही खुद ही गिरने लगी है। ये लोगों को ये लगता है, और ये जानबूझ के इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि अवाम को इधर उधर आरे लगाया जाए। नाज़रीन, साद रिजवी की पार्टी ने पहली मर्तबा रिजवी बरादरान की जबरी गुमशुदगी के ऊपर दावा कर दिया है। देखिए, मैं पहले दिन से आपको एक बात कह रहा था और मेरे पास ये खबर थी उस दिन। वहां जो मकामी लोग हैं, मैं अभी भी उनको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो लोग बहुत खतरे में हैं। मुझे पहले दिन ये इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि रिजवी बरादरान को एजेंसियां उठाकर ले गई हैं, और मैं पहले दिन से आपको ये खबर दे रहा हूं कि वो इदारों की जबरी तौर पे हिरासत में है, उन्हें गुमशुदा किया गया है। बल्कि कुछ सोर्सेज ने मुझे ये भी बताया कि उन्हें कहां रखा गया है। अब वो मुझे कंफर्म नहीं है, देखिए वो जो सोर्स है उसने ये बात की है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं। लेकिन ये मुझे कंफर्म है कि पहले दिन इनको एजेंसियां उठाकर ले गई थी, और 13 अक्टूबर का ये वाकया है। तो 12 जनवरी को जाके, यानी 3 महीने के बाद, तहरीक लब्बैक का जो शोबा इतलात है उसने पहली मर्तबा ये बात कंफर्म की कि जो रिजवी बरादरान है वो जबरी तौर पर गैर आईनी और गैर कानूनी एजेंसियों की हिरासत में है। तो आप अंदाजा करें, ये पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है, ये पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी है कि दो भाई हैं, दोनों को उठा लिया मौलवियों को, और उठा के, चाहे वो बहुत बड़े मुजरिम हो, चाहे वो बहुत ही गलत लोग हों, मेरे उनसे 100 इख्तलाफात हो सकते हैं, और मेरी तो उन्होंने जान भी खतरे में डाली 1-2 दफा। मेरे साथ तो बहुत बदतमीजी की है इन्होंने, तहरीक लब्बैक वालों ने, हमसे तो दू बदू आमने सामने आके लड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं कि ये क्या बकवास है कि आप उठाएं और उठा के किसी को जबरी तौर पे लापता कर दें। भाई छोड़ो उनको, उन्हें उनके घर आने दें। अगर आपने पकड़ना है तो कानून के मुताबिक पकड़े, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करें। ये बड़ी सख्त ज्यादती उनके साथ की जा रही है। नाज़रीन, एक और दावा पाकिस्तान में सामने आ रहा है, और बड़ा इंटरेस्टिंग दावा है कि पाकिस्तान जो है वो तैयारे, जेट तैयारे बना रहा है, जो दुनिया को बेच के पाकिस्तान बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगा है, और इससे पाकिस्तान बहुत अमीर हो जाएगा। अलीम खान ने एक अजीबोगरीब किस्म का जलसा किया। अजीबोगरीब इसलिए कह रहा हूं कि बंदा उनकी बात ही नहीं सुन रहा था, सारे बंदे रोटी का वेट कर रहे थे। लोग आपस में बातें कर रहे हैं, वो सामने लीडर बातें लोगों से कर रहा है। ये नवाज शरीफ के साथ भी होता है, जब बयानिया नहीं होता ना लीडर के पास, तो वो बेचारे पैसे वैसे दे के बंदे इकट्ठे करके खाना पूरी करते रहते हैं। तो अलीम खान ने भी ये बात की, कुछ और लोगों ने भी ये बात की ना, हमारे तैयारे बहुत बिकने वाले हैं, उन तैयारों से हमें बहुत ज्यादा डॉलर्स मिलने वाले हैं। तो कहानी है क्या, मैं आपको बताता हूँ। एक तो अगर कोई ये समझता है कि ये अरब ममालिक हमसे तैयारे लेंगे और खुद इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो अमेरिकन तैयारे लेते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकन कभी नहीं चाहेंगे कि चाइना के हथियार ये ममालिक खरीदे, नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज आप अपने जहन में रखिएगा कि हमने अरब ममालिक के पैसे देने हैं, तो हो सकता है किसी और को तैयारे बेच के वो अपने पैसे पूरे कर लें और बीच में एक डीलर के तौर पे आ जाए। होता है, ये भी होता है। ये जो लोग इकोनॉमी को समझते हैं उनको ये पता है कि कैसे होता है। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में है, और इस पे शफकत कुरैशी साहब ने एक बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट लिखी हुई है। कुछ हकायक मैं आपके सामने रखता हूं कि क्या पाकिस्तान JF-17 थंडर तैयारे बेच के इतना ज्यादा पैसा कमा सकता है कि पाकिस्तान की मईशत खड़ी हो जाए। मईशत कभी भी एक हथियार बेचने पे खड़ी हो नहीं सकती, या खाली हथियार बेचने पे खड़ी हो नहीं सकती। मईशत खड़ी होती है अलग अलग चीजों के साथ। आप हर चीज में डाउन जा रहे हैं, सिर्फ दिफा में आप अगर ऊपर जा रहे हैं तो आपकी मईशत खड़ी नहीं हो सकती। मैं बताता हूं कैसे। कामरा के अंदर पाकिस्तान JF-17 थंडर बनाता है। हमारी जो सलाहियत है वो 1.5 से 2 दर्जन तैयारे हम पूरे साल के अंदर बनाते हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त जो तैयारे हैं अपने पास, वो 150 है अपने इस्तेमाल के लिए। हमें अपनी जरूरत के लिए मजीद कोई 50 तैयारे चाहिए जो हमने बनाने हैं। यानी 2 साल मजीद अगर हम तैयारे बनाते रहे तो हम बमुश्किल अपनी जरूरत पूरी करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, हम जो तैयारे बनाते हैं ना, इनका ज्यादातर जो स्पेयर पार्ट वो रशिया से और चाइना से आता है। यानी जो तैयारे हम बना रहे हैं
ان کا جو स्पेयर पार्ट है वो चाइना से आता है और रशिया से आता है। इसके जो एवियोनिक्स हैं वो भी वहीं से आते हैं, इनके जो इंजन हैं वो भी वहीं से आते हैं, और बहुत सारे पुर्जे जो हैं वो भी वहीं से आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो ममालिक पाकिस्तान से तैयारे खरीदना चाहते हैं वो चंद साल इंतजार करेंगे कि सालों के बाद उनको डिलीवरी हो? नंबर एक। नंबर दो, क्या इतने ऑर्डर पूरे करने के लिए रूस और चीन इतनी बड़ी तादाद में इंजन और एवियोनिक्स बर वक्त डिलीवर करने की सलाहियत रखते हैं? क्या पाकिस्तान के पास तैयारों के ऑर्डर पूरा करने के लिए कम से कम पाकिस्तान को जो पैसा चाहिए ना तैयारों के ऑर्डर पूरे करने के लिए, वो $5 अरब का इंपोर्ट बिल अदा करने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए? क्या हमारे पास इतने पैसे हैं? चलिए, अगर बहुत ही जबरदस्त आपका मामला चले ना और ये सारी चीजें आपके पास हों कि जनाब रशिया और चाइना आपको धड़ाधड़ इंजन और एवियोनिक्स और दीगर पुर्जे सारे के सारे वो आपको दे रहे हैं, ममालिक भी कह रहे हैं जी हम इंतजार कर लेंगे, एडवांस में आपको पैसे भी मिल रहे हैं, और आपने ये जो इंपोर्ट बिल का जो खर्चा है, जो $5 अरब का इंपोर्ट बिल बनेगा, वो खर्चा भी आपका जो है वो आपने अरेंज कर लिया, ये सारा कुछ हो गया। तो फिर भी पाकिस्तान को जो बचत होगी ना ये तैयारे बेच के, वो एक साल में आप $1 अरब तक की बचत कर सकते हैं। तो क्या $1 अरब पाकिस्तान की मईशत को उठा देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ओवरसीज पाकिस्तानी को 30 से 40 अरब डॉलर भेजते हैं हर साल, तो ये तैयारे बेचकर हम अगर $1 अरब का मुनाफा कमा लें, बहुत तो $1.5 अरब कमा लें मुनाफा, तो क्या ये पाकिस्तान को खड़ा कर देगा? नहीं, ये पाकिस्तान एयरफोर्स को बहुत फायदा देगा। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास बहुत पैसा आ सकता है, वो अपने बहुत सारे तैयारे फ्री में तैयार कर सकते हैं, वो अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं, ये उनको तो बेनिफिट देगा, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को खड़ा कर देगा? ये बेवकूफी और जहालत वाली बात है। ये जो लोग कह रहे हैं ना उन्हें आइडिया ही नहीं है कि मईशत कितनी बड़ी चीज है, और ये बहुत पीनट है उसके सामने। नाज़रीन, ईरान की सूरत हाल जो है वो बड़ी कशीदा है, और अमेरिका धमकियां भी लगा रहा है, साथ साथ ये खबरें भी चलवा रहा है कि अमेरिकन फोर्सेस ने मना किया है ट्रंप को कि अटैक नहीं करना। देखिए, अमेरिका खबरें कुछ और चलवाता है और करता कुछ और है, हमेशा इसी तरह खब्बी दिखा के सज्जी मारते हैं। लेकिन ईरान ने बहुत एक्सपोज किया गुज़िश्ता 24-48 घंटों में। ईरान ने ना सिर्फ बहुत सारे बंदे पकड़ लिए जो वहां पे दंगा फसाद कर रहे थे, 350 मसाजिद को वहां पे आग लगाई गई है, बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो गोली चला रहे थे, और वो वीडियोस दिखाई गई हैं आलमी मीडिया को भी और वहां मौजूद लोगों को भी, और गैर मुल्की मुबस्सरीन को भी दिखाई गई हैं। और ईरान ये क्लेम कर रहा है कि ये जानबूझकर ईरान में हालात खराब किए जा रहे थे, और अब जो ईरान का रजीम है उसके खिलाफ निकलने वाले लोगों की तादाद तो आपने देख ली। जो ईरान के रजीम के हक में लोग निकले हैं वो बहुत ही बड़ी तादाद में निकला है। हर तरफ सड़कों पे, पुलों पे, चौकों में, चौराहों में, वो जहां तक हेलीकॉप्टर के मनाजिर जा रहे थे लोग ही लोग खड़े थे। तो ईरान का जो मौजूदा रजीम है उसकी हमायत भी शो हो गई कि वो कितने बड़े पैमाने पे और कितने बड़े पैमाने पर लोग अब भी ईरान के मौजूदा रजीम के साथ खड़े। तो क्या अटैक होगा? ईरान ने भी वापस जवाब दिया, उन्होंने कहा जी अगर हम पे अटैक होगा तो हम सारे अड्डों पे अटैक करेंगे।